नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए चीनी उद्योग और गन्ना विकास के प्रमुख सचिव को आवश्यक निर्देश। विज्ञान केंद्र के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष राय ने कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य बिहार के किसानों के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक। मिट्टी जांच के लिए मई माह सबसे उपयुक्त समय। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संचयन और जल संरक्षण के लिए की जा रही हैं विभिन्न गतिविधियां। जन भागीदारी के साथ प्रदेश भर में यह अभियान 30 जून तक होगा संचालित। और अब समाचार विस्तार से। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर किया जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान तथा गन्ना किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए चीनी उद्योग और गन्ना विकास की प्रमुख सचिव वीना कुमारी के निर्देश पर गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने वाली 3 चीनी मिलों के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसमें गोला, पलिया और खंबारखेड़ा चीनी मिल शामिल है। गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है तथा उपरोक्त चीनी मिलों द्वारा भुगतान के प्रति लापरवाही बरतने के चलते इनके विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी करते हुए दंडात्मक कार्यवाही की गई है। निर्गत निर्देशों का अनुपालन न करने वाली अन्य चीनी मिलों को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया है कि गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र न किए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त ने बताया कि निर्गत वसूली प्रमाण पत्र के क्रम में संबंधित जिला प्रशासन भू राजस्व के बकाया की तरह ही वसूली कर सकेगा, जिससे किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये भी बताया गया कि अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान के लिए समय समय पर की गई समीक्षा बैठकों एवं नोटिस निर्गत कर त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दिए गए निर्देशों के आलोक में भुगतान प्रक्रिया में तेजी आई है। पेराई सत्र 2024-25 में संचालित 122 चीनी मिलों में से 51 चीनी मिलों द्वारा 100%, 34 चीनी मिलों द्वारा 84% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश के किसानों को कर दिया गया है। समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य बिहार के किसानों के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य परीक्षण कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य भी मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। ऐसे में किसान मई माह में अपने खेतों की मिट्टी जांच अवश्य कराएं, क्योंकि मई माह मिट्टी जांच के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। बिहार जिले के परसौनी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष राय ने ये बात कही। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपज के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है। इसके लिए हर स्तर पर किसानों को जागरूक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच से ही समेकित पोषक तत्वों का प्रबंध किया जा सकता है और मिट्टी जांच से ये पता चलता है कि मिट्टी में फास्फोरस, कैल्शियम व नाइट्रोजन सहित फसलों के लिए आवश्यक तत्वों की कितनी मात्रा है। फसल के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवयव की होने से उपज और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होते हैं। मिट्टी में किसी भी अवयव की मात्रा ज़्यादा होने पर फसल पर प्रतिकूल असर होता है। उन्होंने किसानों को रासायनिक खाद में कटौती कर बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करने पर जोर देते हुए कहा कि किसान अपने खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूर्ण छिड़काव करें तो फसलों की गुणवत्ता बढ़ सकती है। बिहार के जिला सहरसा के डेहरी प्रखंड के भड़कुड़िया गांव के किसान पारंपरिक खेती धान, गेहूं, चना, मटर, मसूर के अलावा सब्जी के उत्पादन करते थे। अब गेंदे के फूल की खेती करने लगे हैं, जिससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पहले जहां किसान पारंपरिक खेती धान, गेहूं, चना, मटर, मसूर के अलावा सब्जी का उत्पादन करते थे, अब किसान फूलों की खेती भी करने लगे हैं। बिहार के जिला डेहरी प्रखंड के भड़कुड़िया गांव में एक दूसरे से प्रेरणा लेकर कई किसान गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं। फूलों की खेती से किसान अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अलबत्ता वाराणसी व पश्चिम बंगाल के फूलों को लोकल उत्पादन से कड़ी चुनौती मिल रही है।
देख ले सब माने सब्जी ले एकरा में फायदा बा। अब अगल रेट के ऊपर जैसे रेट मान बढ़िया आ गई तो बढ़िया फायदा बा, नहीं तो मैंने लॉस नहीं है एकरा में। पहले वाराणसी व पश्चिम बंगाल का फूलों के बाजार पर आधिपत्य था, लेकिन अब अन्य किसान भी फूलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वे अपने फूलों को स्थानीय बाजार में बेचते हैं और उन्हें अच्छा मूल्य मिल जाता है। अपने फूलों को ताजगी बनाए रखने के लिए उनका विशेष ध्यान भी रखते हैं। वे अपने फूलों को नियमित पानी देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं ताकि वे ताज़ा रहें। ताज़े फूलों की डिमांड बाजार में ज्यादा होती है। फूलों की खेती करने वाले किसान सुरेंद्र सिंह का कहना है कि 3 वर्षों से खेती कर रहे हैं। अन्य फसलों के अलावा कम समय से अधिक मुनाफा फूलों की खेती से होता है। गांव में 100 बीघा से ज्यादा में फूलों की खेती हुई है। अगर सही ढंग से उपज जाए ना 25-30 हजार के लमसम में बच जाए बीघा में। 2 जगह मिलवे कर, बनारस में मिली ना तो कलकत्ता में। इसमें फूलों की भी खेती कई जगह पर किसानों ने की है और इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। समय समय पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। फूलों की खेती से किसानों के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है और इस खेती से किसानों का रोजगार भी बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संचयन और जल संरक्षण को लेकर विभिन्न गतिविधियां जन भागीदारी के साथ की जा रही हैं। ग्राम पंचायतों में तालाब गहरीकरण और नए तालाबों के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने रुचि प्रकट की है। इसके साथ ही गांव तक पहुंचने वाली नहरों की सफाई के कार्य को भी प्राथमिकता दी जा रही है। यह अभियान प्रदेश में 30 जून तक संचालित होगा। ग्वालियर जिले में वर्षा जल सहेजने के लिए हर ग्राम पंचायत में 4 कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में 965 संरचनाएं चिन्हित की गई हैं, जहां काम शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष 15 नए अमृत सरोवर स्थल चिन्हित किए गए हैं। मनरेगा में खेत तालाबों को भी मंजूरी दी गई है। खेत तालाब के स्थल चयन के लिए GIS तकनीक की मदद ली गई है। इससे पानी की उपलब्धता की जानकारी मिलती है। नरसिंहपुर जिले के कई ग्रामों में नदी नालों एवं झरनों में बोरी बंधान कर बहते जल को रोककर उसका उपयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत अंडिया डोगर गांव की शेड नदी में जन समुदाय की सहभागिता से 300 बोरी बंधान बनाए गए हैं। बोरी बंधान के माध्यम से नदी में बहते पानी को रोका गया और 3 फुट पानी का ठहराव हुआ। पानी का ठहराव होने से किसानों, नागरिकों और पशु पक्षियों को भरपूर पानी मिलेगा। ये कार्य विकासखंड नरसिंहपुर की नवाकुर संस्था और नागरिकों की सहभागिता से किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना जीरो पॉवर्टी चलाई है। इस योजना को फिरोजाबाद जनपद में क्रियान्वित किए जाने हेतु एक विशेष अभियान अंत्योदय से सर्वोदय चलाया जा रहा है, ताकि गरीब व वंचित परिवारों को सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। गरीब मुक्त उत्तर प्रदेश की ओर एक कदम। गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत। उत्तर प्रदेश ने दिसंबर 2025 तक गरीबी उन्मूलन का रखा लक्ष्य। हर गांव से गरीब वर्ग के 25 परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य। योजना को क्रियान्वित करने के लिए चलाया जा रहा है अंत्योदय से सर्वोदय अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अत्यंत गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से यूपी जीरो पॉवर्टी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जिले की 1037 ग्राम पंचायतों को लक्षित किया गया है। हर गांव से अत्यधिक गरीब वर्ग के 25 परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायती राज विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना में गांव के निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत किया है और जिसका नाम दिया है जीरो पॉवर्टी। जीरो पॉवर्टी के तहत ही एक हम लोगों ने जनपद फिरोजाबाद में और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे शुरू किया है, जिसका नाम दिया गया है अंत्योदय से सर्वोदय। अंत्योदय से सर्वोदय योजना में प्रत्येक गांव के 25 अति गरीब परिवारों को चयनित किया जा रहा है।
इसके लिए पंचायतवार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि अति गरीब परिवारों के सभी सदस्यों को पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन कराया जा सके और ये लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना को फिरोजाबाद जिले में क्रियान्वित किए जाने के लिए एक विशेष अभियान अंत्योदय से सर्वोदय चलाया जा रहा है ताकि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं से गरीब व वंचित परिवारों को जोड़ा जा सके। अंत्योदय से सर्वोदय योजना का ये अभियान 5 मई से 18 मई तक चलाया जाएगा। फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने इस योजना के लिए कुल 574 गांव में करीब 13,000 परिवारों को चिन्हित किया है। जीरो पॉवर्टी में चिन्हित किए गए इन परिवारों के सभी सदस्यों को पात्रता के अनुसार उनको लाभान्वित किए जाने का ये अंत्योदय से सर्वोदय स्कीम जो है चलाई गई है और इसमें सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है कि बहुत ही अच्छे भावना से और चूंकि हम पूरा उनको क्या क्या लाभ दे सकते हैं अधिकतम। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अक्टूबर 2025 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाने के लिए जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद का लाभ दिया जा सके, इसके लिए राजस्थान के सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरसों एवं चना खरीद हेतु आवंटित कृषक पंजीयन लक्ष्य को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित करने को कहा गया है जहां किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिन्स विक्रय में अधिक रुचि ली जा सक रही है। सहकारिता विभाग के सचिव ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार भाव अधिक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर जिन्स विक्रय के लिए पंजीयन करवाया गया है, जबकि कई क्षेत्रों में पर्याप्त उत्पादन नहीं होने के कारण पंजीयन की संख्या कम है, अतः पंजीयन लक्ष्यों को स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि राजफेड के स्तर से जिलेवार एवं क्रय केंद्रवार पंजीयन लक्ष्य की कैंपिंग को बढ़ाया जाए, जिससे भारत सरकार द्वारा निर्धारित खरीद लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक आलोक कुमार सिंह ने विदिशा जिले में जिला उपार्जन कमेटी के सदस्यों के साथ चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन केंद्र सेवा सहकारी समिति सांकल खेड़ा, गिरधर वेयर हाउस एवं देव खजूरी गिरिराज वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान किसानों से चर्चा एवं किसानों के भुगतान की समीक्षा की। रबी विपणन वर्ष 2025-26 हेतु विदिशा जिले में चना, मसूर एवं सरसों के 72 उपार्जन केंद्र संचालित किए गए हैं। इन उपार्जन केंद्रों में कुल 19,893 किसानों से 49,336 मीट्रिक टन की खरीदी की गई है, जिसमें 2,640 किसानों से चना, 7,670 मीट्रिक टन मसूर, 16,699 किसानों से 40,168 मीट्रिक टन एवं 554 किसानों से सरसों 1,498 मीट्रिक टन खरीदी की गई है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन में क्रियान्वित उपार्जन कार्यों की जानकारी देते हुए जिला विपणन अधिकारी कल्याण सिंह ने बताया कि समर्थन मूल्य पूरे प्रदेश में दलहनी फसलों की खरीदी कार्य में विदिशा जिला प्रथम स्थान पर है। जिले में चना, मसूर एवं सरसों के लिए कुल पंजीयन 50,516 के विरुद्ध 19,893 किसानों ने दलहन शासकीय खरीदी केंद्रों में विक्रय किया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खेती किसानी को बेहतर बनाकर लाभ के व्यवसाय के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से जिले में लगातार किसान चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। धमतरी विकासखंड के ग्राम मथुराडीह में आयोजित किसान चौपाल में किसानों ने दलहन तिलहन फसलों के अलावा फसल चक्र परिवर्तन में गांव और किसानों के जीवन में आए बदलाव की चर्चा की। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिला के कुछ किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती अपनाई और प्रगति की राह में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जिला उत्कृष्ट किसानों से परिपूर्ण है जो कोदो, रागी, मिलेट्स, चना, बीज उत्पादन और फसल चक्र अपनाकर जल संरक्षण में भी अपना सहयोग दे रहे हैं।
कलेक्टर ने कहा कि अब समय आ गया है कि धान की पारंपरिक खेती को छोड़कर किसान नकदी फसल, पशुपालन, उद्यानिकी फसल की ओर कदम बढ़ाए। सभी की सुविधा के लिए यहां कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मछली पालन सहित अन्य समवर्ती विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां आप किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य महाराष्ट्र के किसान मूंगफली की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान प्याज की खुदाई भी कर सकते हैं। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं कोंकण के किसान ग्रीष्मकालीन धान की कटाई कर लें। कोंकण में अभी के समय मूंगफली की खुदाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान आम की तुड़ाई भी कर सकते हैं। विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन धान की कटाई कर लें। विदर्भ के किसान भी मूंगफली की खुदाई कर लें। कर्नाटक के शुष्क क्षेत्र में सुबह और शाम के समय मूंगफली की खुदाई की जा सकती है। वहीं मध्य शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल का उपयोग मूंगफली, उड़द और तिल की बुवाई के लिए करें। वहीं कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क क्षेत्र में उड़द, मूंगफली और लोबिया की बुवाई करें। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में अदरक और हल्दी की बुवाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के किसान कम वर्षा वाले क्षेत्र में खड़ी फसलों और सब्जियों को उच्च तापमान के प्रतिकूल प्रभावों से बचाव करें। बचाव के लिए खेतों और बगीचों में सुबह और शाम के समय हल्की सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश के किसान धान और मक्के की कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। कटी हुई फसलों को ठीक से बांधें और ढक कर रखें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में तैयार सब्जियों की कटाई एवं तुड़ाई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान सब्जियों और केले के पेड़ को सहारा प्रदान करें। वहीं केरल के किसान धान के खेतों में प्राप्त नमी होने पर धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। तमिलनाडु के किसान अभी के समय ज्वार की बुवाई कर सकते हैं। तमिलनाडु के किसान खेत में सिंचाई के लिए वर्षा जल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ के किसान तेज हवाओं की चलने की संभावना को देखते हुए केले के पेड़ को सहारा प्रदान करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले।
पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारत पाकिस्तान की सीज़फायर का असर जम्मू कश्मीर समेत बॉर्डर से सटे अन्य इलाकों में कल रात देखने को मिला। भारत पाकिस्तान के संघर्ष और सीज़फायर की घोषणा के बाद रविवार रात गोलीबारी या गोलाबारी की कोई घटना नहीं हुई, जिससे सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने चैन की सांस ली। इस बीच सेना ने भी दावा किया कि शांति बहाल है। भारतीय सेना ने आज बताया है कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में बीती रात काफी हद तक शांतिपूर्ण रही। किसी घटना की खबर नहीं आई। हाल के दिनों में ये ऐसी पहली रात रही जो सुकून में बीती। पंजाब के कई जिलों में स्कूल खुले हैं, जबकि फिरोजपुर में एहतियातन स्कूल बंद रखे गए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की 14 मई तक होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित किए गए पेपरों की परीक्षा की नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। डीजीएमओ घई ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को हॉटलाइन संदेश से बताया गया है कि संघर्ष विराम का उल्लंघन होने पर उसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों द्वारा कार्रवाई में केवल आतंकियों को निशाना बनाया गया। एयर मार्शल A.K. भारती ने बताया कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में कई कैंप को नष्ट किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई जवान मारे गए। भारतीय वायुसेना के सभी पायलट सुरक्षित हैं। उधमपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के असिस्टेंट मेडिकल सर्जन सुरेंद्र कुमार का झुंझुनू के पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुरेंद्र कुमार के 8 वर्षीय पुत्र ने पिता को मुखाग्नि दी। पंजाब के मलेरकोटला में पुलिस ने जासूसी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके संबंध पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी से जुड़े पाए गए हैं और जासूसों की गतिविधियों में कथित तौर पर संलिप्तता के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसी भी अज्ञात विस्फोटक सामग्री से दूर रहने का परामर्श जारी किया है, क्योंकि ये खतरनाक और जानलेवा हो सकती हैं। प्राधिकरण ने किसी भी अज्ञात सामग्री की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को देने की सलाह दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जहां भारत ने 100 से अधिक पाक आतंकवादियों को खत्म कर दिया है, वहीं असम ने आतंकी समर्थकों पर कार्रवाई जारी रखी है। बिहार के मोतिहारी जिले में स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोतिहारी पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की संयुक्त कार्रवाई में 10 लाख रुपए के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी काश्मीर सिंह गलावड्डी उर्फ बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।